start with a very new topic, that is statement and conclusion. So basically ये जो portion है ये आपके जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं जैसे कि SBI PO हो गया, IBPS PO हो गया, ठीक है, RBI ग्रेड बी हो गया, सेबी हो गया, इन सब के प्री में भी पूछते हैं और मेंस में भी पूछते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी आपके क्लैरिकल के एग्जाम्स हैं, आरआरबी के एग्जाम्स हैं, इन सब में ये आपको सिर्फ मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाली हूँ वो प्री लेवल ही रहेगा। जो मेंस लेवल है वो हम आगे करेंगे, लेकिन आफ्टर योर प्रीलिम्स के एग्जाम। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लासेस जो हैं वो चलती रहेंगी। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ पोर्शन जो कि किस में आता है, क्रिटिकल रीजनिंग में आता है। इसको हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग का नाम देते हैं। इसमें आपको सॉल्व करने से ज़्यादा अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करना पड़ता है। इसमें हमारे डिफरेंट चैप्टर्स आते हैं। वन इज assumptions, another one is conclusion, then is argument, then is course of action, cause and effect, इन्फ्रेंसेस भी बोल देते हैं, इसमें ही आ जाते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो वन बाय वन मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे देती हूँ। एजम्पशन का मतलब है एनीथिंग विच इज लेस देन 100% ट्रू, जो कोई भी चीज़ 100% से कम सही है, जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, उसको हम कहते हैं एजम्पशन। ठीक है, जिसमें आप लोग चीज़ों को एज्यूम कर रहे हो। कंक्लूजन होता है जो 100% क्या होगा, ट्रू होगा, जिसके बारे में आप कोई भी इफ एंड बट नहीं लगा सकते। आपके पास वो जो कंक्लूजन दिया है वो 100% क्या होगा, सही होगा। उसके अंदर आप फालतू में नहीं सोचोगे, जो भी आपको स्टेटमेंट में लिख के दिया है उसी से आपको डिडक्ट करना है। जैसे हम लोग साइलॉग में डिडक्शन करते हैं ना, बस सेम वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे डिडक्शन करनी होती है कंक्लूजन की फ्रॉम स्टेटमेंट। आर्ग्यूमेंट के अंदर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पोर्शन आ जाता है, बिकॉज आर्ग्यूमेंट जो है वो हर किसी का डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे आपको ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। यू हैव टू थिंक ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि ऑथर ने ये अगर स्टेटमेंट गिवन किया है तो उसने ये स्टेटमेंट के पीछे, यस दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। सो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि हो सकता है जो मैं किसी चीज़ के बारे में, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी और चीज़ के लिए होगा, लेकिन मैं पेपर में हमेशा ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगी क्वेश्चंस को सॉल्व। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन इज समथिंग लाइक फर्स्ट एक्शन आफ्टर एनी इंसिडेंट, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट एक्शन टेकन आफ्टर एनी इंसिडेंट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, एक्सीडेंट ही लिख दिया मैंने, आफ्टर एनी इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं जा रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, यू सॉ समवन ऑन द रोड एंड ही इज ब्लीडिंग, तो व्हाट विल यू डू? यू विल कॉल द पुलिस और यू आर गोइंग टू कॉल द एम्बुलेंस। क्या करेंगे आप? पहले किसको बुलाएंगे? एम्बुलेंस, राइट? तो दिस इज कोर्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट एक्शन जो आप इमीडिएटली लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आगे कुछ टाइप्स बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ आई विल राइट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आई विल कॉल द पुलिस इमीडिएटली, वेन एवर वी यूज द वर्ड इमीडिएटली, तो हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम आउट ऑफ एम्बुलेंस एंड पुलिस, हमें अगर सेलेक्ट करना है, वी नीड टू सेलेक्ट, तो वी विल सेलेक्ट एम्बुलेंस। ठीक है, सो दिस इज योर कोर्स ऑफ एक्शन वाला पोर्शन। ठीक है, वी विल डू ऑल दिस चैप्टर सेपरेटली, सिर्फ अभी मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ आपको। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपको कि रोड पर एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हुआ, और दूसरी स्टेटमेंट मैंने आपको दी, देयर आर पिट्स ऑन द रोड। अकॉर्डिंग टू यू, एक बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स हैं ये। सो अकॉर्डिंग टू यू इनमें से कॉज क्या हो सकता है और इफेक्ट क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द कॉज एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट?
देयर आर पिट्स ऑन द रोड, गड्ढे हैं रास्ते में, दैट इज द कोज, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ा कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इन दिस एग्जाम्पल यू विल गेट टू नो कि कॉज एंड इफेक्ट में हम किस तरह से क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोगों को देखना क्या होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। सो हम लोग को क्या देखना होता है, हम लोग को ये देखना होता है कि आउट ऑफ दीज कौन सा कॉज बनेगा या कौन सा इफेक्ट बनेगा। समटाइम्स इट हैपेंड कि यहाँ पर एक और मैं लॉजिक लिख देती हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। अब ये किसकी वजह से हो सकता है, दिस मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट और मे बी पिट्स ऑन द रोड। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट कॉजेज आ जाए या डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाए। जैसे यहाँ पे हर जितने भी ये है ना एजम्पशन 5 ऑप्शंस होंगे, कंक्लूजन 5 ऑप्शंस रहेंगे, आर्ग्यूमेंट 5 ऑप्शंस, कोर्स ऑफ एक्शन 5 ऑप्शंस, कॉज एंड इफेक्ट 5 ऑप्शंस। तो इस तरह से आप लोग करते हैं। अब इन्फ्रेंस जो है इट इज सेम एज दैट ऑफ इंग्लिश वाला जो आप पैसेज करते हैं ना, इंग्लिश का आप एक पैसेज पढ़ते हैं और लास्ट में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ऑफ द पैसेज, इन्फ्रेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कहाँ पर आते हैं, ये सिर्फ मेंस लेवल में आते हैं। बाकी के ये जो ऊपर वाले 5 टॉपिक्स हैं ये आपके प्री लेवल में भी पूछ लिए जाते हैं। सो आर यू क्लियर विद दिस क्रिटिकल रीजनिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लियर है सभी को? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का हमारा क्लास था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। ओके, सो इसको आप थोड़ा सा साइलॉग के साथ रिलेट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा इसको इसके साथ रिलेट कर लो, पूरा मत करना बट थोड़ा सा रिलेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल साइलॉग में हम लोग एक डाउट पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंक्लूजन का मतलब होगा एनीथिंग विच इज 100% ट्रू। और कभी भी अगर आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिख जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिख जाता है तो वो भी हमेशा आपका कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करना है जैसे कि आपको साइलॉग्स में सिखाया जाता है। ये इजी वाला है इसलिए मैंने सबसे पहले उठाया है। इसमें एजम्पशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, मतलब आप एज्यूम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहती थी आपको सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो ए का कुछ पोर्शन किस में है, बी में, यही कहती थी मैं आप लोगों को। तो क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं, क्या हम ऐसे बोलते थे सम ए आर नॉट बी, वी विल नेवर एज्यूम दिस थिंग ना, हम लोग कभी भी इस चीज को एज्यूम नहीं करते थे, हम इसको डाउट में डालते थे। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के पोर्शन में अगर हम बात करें तो इस केस में हमारे पास ये डाउट वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे क्या चीज एग्जिस्ट करेगी, जो 100% ट्रू है। ठीक है, जिसके आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन होंगे। ठीक है, जिस चीज की फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास गिवन है उसी को आप सही मानोगे, बाकी सब चीजें आप लोग निग्लेक्ट करते हुए चलोगे। एक चीज है जिसका आपको ध्यान देना है, दैट इज गवर्नमेंट। नेवर गो अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, कोई भी बात आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं करनी है। लॉजिकल कंक्लूजन निकालने हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स पे बिलीव करना है और 100% वो बात सच होनी चाहिए। अब हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू समझना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बहुत इजी से क्वेश्चंस रखे हैं आज। स्टेटमेंट है गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अच्छी आवाज एक नेचुरल गिफ्ट होता है लेकिन एक इंसान को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए टू इम्प्रूव एंड एक्सेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। एक बार आप सोच के देखिए कि अकॉर्डिंग टू यू गाइस क्या आंसर होना चाहिए, क्या कंक्लूजन यहाँ पे निकल रहा है आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट। होता है ना, हम लोग कभी भी किसी से बात करते हैं तो हमेशा हर बात के दो मतलब होते हैं।
दो साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, ऐसा ही रहता है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई आपके पास दिमाग तो बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आज के मॉक के बाद, आफ्टर टुडेज मॉक आई सेंट मैसेज टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू नीड टू बक अप, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब उसको वो दो तरह से ले सकते हैं, दैट मैम क्या बोल रहे हैं कि वी नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है, कि आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड आई नीड टू डू वर्क हार्ड। और नेगेटिव क्या ले सकते हैं कि मैम मुझे जो है वो अच्छा नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, मैं उनको डीमोटिवेट कर रही थी, डीमोटिवेट कर रही हूँ ये बोल के दैट यू आर नॉट डूइंग गुड इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये दो तरह की चीजें हो सकती हैं आउट ऑफ एवरीथिंग। हम कोई भी बात करते हैं तो हमारे पास दो एस्पेक्ट्स होते हैं कि मैंने सिर्फ इतना स्टेटमेंट कहा कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। अगर मैं आपको क्लास में ऐसा बोल दूं कि आपका ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा भाई, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है? ये देखो, स्वप्निल को ही बोला था मैंने। तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव लेना चाहता है वो बोलेगा कि वो हार्ड वर्क करो, है ना, मैम ये बोलना चाह रही हैं। और जो नेगेटिव लेना चाहता है वो ये कहेगा कि मैम ने तो हमें क्या कर दिया, डीमोटिवेट कर दिया कि ऐसे नहीं पेपर क्लियर होता। क्लियर है? आपको क्या करना है, आपको ये वाला पोर्शन नहीं उठाना, आपको कंफ्यूजन में हमेशा 100% जो पॉजिटिव बातें हैं उनको पिक करना है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। फर्स्ट कह रहे हैं नेचुरल गिफ्ट नीड नर्चरिंग एंड केयर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास कोई भी टैलेंट है, कुछ भी है, इवन आपके टीचर्स हैं, मैं हूँ, कोई और टीचर है, अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को रेगुलरली पढ़ना पड़ता है, हमें अपना ब्रश अप करना पड़ता है, हमें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ की ज़रूरत तो है। अब लिखा है इवन दो योर वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। अब ऐसा तो उसने कहीं नहीं बोला कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, अगर आवाज़ अच्छी नहीं है तो भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, तो इसका मतलब है सिर्फ फर्स्ट ही फॉलो करेगा। समझ में आया? चलिए ट्राई करते हैं फॉर द वेरी सेकेंड क्वेश्चन। ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस। देखो इसके ऑप्शंस भी सेम वैसे ही है जैसे कि साइलॉग के होते हैं, वन फॉलो, टू फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर और बोथ फॉलो। इन क्वेश्चंस के अंदर चलो अच्छा बनाओ। ओके, फर्स्ट भी देखो, सेकंड भी देखो, सब कुछ देखो, आराम से देखो। ओके, सनत एंड स्वप्निल। ओके, अकॉर्डिंग टू सनत इट्स सेकंड एंड बाकियों की, ओके, बाकियों के अकॉर्डिंगली इट्स 5. So from the very next academic year, student will have the option of dropping mathematics and science for the school living certificate examination. तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा कि वो मैथ्स और साइंस को ड्रॉप कर सकते हैं, ऑप्शन होगा ऑफ ड्रॉपिंग अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए।
अब स्टूडेंट जो कि वीक हैं साइंस और मैथमेटिक्स में, उनको बेनिफिट होगा उससे कि नहीं होगा, ये बताओ सनत। इफ आई एम गिविंग यू ऑप्शन कि एग्जाम में आपको हिंदी नहीं आएगी, तो दैट विल बेनिफिट यू और नॉट? कंक्लूजन क्या निकला उसका? दैट विल बेनिफिट यू और नॉट? बस इतना बताओ। Yes, it's an inference, but I'm just asking you, if I'm giving you an option that from very next year आरआरबी में हिंदी नहीं आएगा, ठीक है, आरआरबी में हिंदी नहीं आएगा, so it's an indirect conclusion. It's not direct conclusion, it's an indirect conclusion that students will get benefited जो कि वीक है साइंस और मैथमेटिक्स में, उनको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। एंड अर्लियर स्टूडेंट डिडंट हैव द चॉइस। अब देखो ये चॉइस मिल रही है, अब ये ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन मिल जाएगा अगले साल से, दैट मीन्स पहले उनके पास ये चॉइस नहीं थी, सेकंड तो होएगा ही होएगा। लेकिन अगर हमने ये कहा कि उनको इसके बिना भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि जिनको जो वीक थे इन सब्जेक्ट्स में, दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो हमें समझनी है, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, एजम्पशन और इन सब चीजों में। समझ में आया? इट्स नॉट अ डायरेक्ट कंक्लूजन बट इट्स अ इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो यहाँ पे दोनों ही फॉलो करेंगे। द बेस्ट ऑफ एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द वेस्ट। जो बहुत ही बेस्ट एविडेंस हम क्या दे सकते हैं, दैट इंडिया की जो ग्लोरियस पास्ट है इज द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द, जो इंडिया में जो आयुर्वेदा है वो वेस्ट की तरफ अब जा रहा है। तो अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट विल वी कंक्लूड फ्रॉम दिस थिंग, कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो इंडिया में पॉपुलर नहीं है, या फिर इंडिया में एलोपैथिक ज़्यादा पॉपुलर है? ओके, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा नाइदर नॉर, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के पास्ट की, उसकी ग्रोइंग पॉपुलरिटी इन द वेस्ट की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में ये पॉपुलर है या नहीं है, या इंडिया में एलोपैथी पॉपुलर है। तो ये दोनों ही कंक्लूजन हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी एक्स हैज अ रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैमरास ऑफ क्वालिटी and the latest design so that you do not spoil even a single shot irrespective of the weather conditions। तो यहाँ पे कंपनी एक्स के कैमरा क्वालिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है, उसकी काफ़ी तारीफ की जा रही है। तो अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे आपके यहाँ पे ऐड ऑन करनी है इस पॉइंट पे, जैसे मैंने आपको कहा 100% ट्रू होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है, और कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। नेवर कंपेयर, ये नेवर वाली टर्म्स है, ठीक है? कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना है दो लोगों के बीच में। चलिए बताइए। नो अदर country except X is reputed in the camera industry or anyone can take an acceptable shot with camera X। बिल्कुल ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे अदर कंट्री के साथ क्या हो गया, कंपैरिजन। जब कंपैरिजन हो गया, अच्छा, यही कंपैरिजन, अब यहाँ पे भी एक केस बनता है, यही कंपैरिजन अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हम लोग कंक्लूजन में ले लेते, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, बिकॉज उसने कहा कि वो क्वालिटी इतनी अच्छी है दैट इवन अ सिंगल शॉट विल नॉट स्पॉइल, एक सिंगल शॉट भी स्पॉइल नहीं होगा, मतलब कोई भी उससे फोटो खींच सकता है। चलिए नेक्स्ट। The general manager asked four managers to either submit their resignation by the next day or face termination orders from service. Three of them had submitted their resignation by the evening. Now think about this question अच्छे से।
एक बार दोबारा पढ़ना सनत, इसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। रेजिग्नेशन इज आस्क्ड बाय विच डे? नेक्स्ट डे। तो बाकी के 3 लोगों ने तो इवनिंग में रेजिग्नेशन दे दिया। व्हाट अबाउट द लास्ट वन, जो फोर्थ वन है? यस, दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरल मैनेजर ने रेजिग्नेशन मांगा और नहीं तो उसने कहा कि कल आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो दो चीजें हो सकती है कि नेक्स्ट डे या तो रिमेनिंग मैनेजर है वो रिजाइन कर देगा, या फिर जनरल मैनेजर को टर्मिनेट कर दिया। क्या ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं? इज इट पॉसिबल ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो जाएं? बताइए। नहीं हो सकती, ठीक है। बिकॉज रेजिग्नेशन कोई दे दे तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, एंड अगर कोई टर्मिनेट हो जाता तो वो रिजाइन नहीं कर पाता। इसका मतलब है तो ये दोनों ठीक, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही चीज सही हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया इज अनऑर्गेनाइज्ड। मोस्ट ऑफ them earn either the minimum or uncertain wages, while others are engaged in Sunday jobs. ओके, फर्स्ट कंक्लूजन में क्या हो रहा है मुझे ये बताओ। चलो आप पहले आंसर बता दो। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाले में कंपैरिजन हो रहा है किनके साथ? ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के साथ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। इंडिया में मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। वो या तो मिनिमम या फिर कुछ अनसर्टेन वेजेस कमा रहे हैं, और बाकी जो है वो संडे जॉब्स में बिजी हैं। हमने बाकियों के बारे में बात नहीं की, और इन्होंने उठा के कह दिया कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं उनके पास सब कुछ है। सो वी कैन एज्यूम दिस थिंग, ठीक है। हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं यहाँ से कि हाँ ये बोलना चाहता है कि भाई बाकियों के पास तो सब कुछ होता है, लेकिन वी कांट कंक्लूड इट। हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज वी कांट कंपेयर। अब सम वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द वर्कफोर्स हैव अ रेगुलर एंड फिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो बस यही लिखा है, मोस्ट ऑफ देम की बात हो रही है। वर्ड्स को थोड़ा सा पकड़ के बात करेंगे। मोस्ट ऑफ देम जो है वो अर्न करते हैं मिनिमम या अनसर्टेन वेजेस, मतलब जो सम वर्कर्स होंगे उनकी रेगुलर और फिक्स्ड इनकम भी होएगी। तो दैट मीन्स ओनली सेकेंड फॉलोस, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, सबने डी दिया आंसर। In direct distribution, the company can find out the problems of consumers. हाँ जी बताइए। Doubt in which question? Previous one? Okay. So यहाँ पर आपको कंक्लूड करने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका ध्यान देना होता है, एंड दैट थिंग इज, यहाँ पे आपसे कहा है मोस्ट ऑफ देम they earn either the minimum or uncertain wages and others are engaged in Sunday jobs. Most of them जो है वो minimum या फिर कुछ uncertain, जिसका हमें पता नहीं है, कुछ ऐसे wages लेते हैं। तो इसका मतलब जो कुछ वर्कर्स हैं उनकी रेगुलर और फिक्स्ड इनकम भी तो होगी ना। व्हाट इज संडे जॉब? संडे जॉब का मतलब होता है लाइक ऑन वीकेंड्स। हाँ, वाइल अदर्स आर एंगेज्ड इन संडे जॉब्स का मतलब हो गया मोस्ट ऑफ देम जो है वो मिनिमम या अनसर्टेन वेजेस तो ले रहे हैं। लेकिन अब मुझे इतना बताओ ना, यहाँ पे ये तो कहीं पे मेंशन नहीं है दे आर गेटिंग मिनिमम वेजेस। हाँ हाँ, वो मैं समझ गई। तो दे आर गेटिंग मिनिमम वेजेस तो उनको मिल ही रहे हैं ना, तो उनका मतलब फिक्स्ड इनकम तो है ही है, रेगुलर उनको पैसे तो मिल ही रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बताओ। बोलो बोलो। मैम कभी कभी नहीं लेती है वैसे।
लोगों को पता नहीं क्या मुझसे वो है। अच्छा, संडे जॉब का मतलब होता है, Sunday job means known overtime work performed by an employee during a regularly scheduled daily tour of duty when any part of that daily tour of duty is on a Sunday. मतलब संडे वर्क, संडे जॉब या संडे वर्क का मतलब होता है ये देखो, लाइक डेली यू आर वर्किंग फ्रॉम 10 to 5, ठीक है, मान लेते हैं मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे यू आर वर्किंग 10 to 5, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपकी किसी दिन ओवर टाइम नहीं बोल सकते, आपकी संडे को भी ड्यूटी लग जाती है छुट्टी वाले दिन, और आप सेम टाइम पे काम करते हो 10 से 5, तो इसको हम कहते हैं संडे जॉब। समझ में आया? नॉट एक्स्ट्रा टाइम, नॉट ओवर टाइम, सेम टाइमिंग बट ऑन हॉलीडे डेज। हॉलीडेज पे जब आप सेम टाइम पे काम करते हो उसको हम कहते हैं, जो हमारा डेली रूटीन ऑफ टाइम होता है ना, डेली टूर ऑफ वर्क होता है, उसी को हमने छुट्टी वाले दिन करना है। समझ में आया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। द कंपनी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम टू ऑफ कंज्यूमर्स एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व देम। द कंज्यूमर thus become a devoted buyer. Responsible companies take the advantage of distribution, या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज द ओनली की। हाँ, एक और चीज अब यहाँ से, 1 सेकेंड, ये जो पॉइंटर्स लिखा रही हूँ इनको ध्यान देना, ठीक है? कोई भी ओनली जैसी चीज ओनली नेवर एग्जिस्ट। आपके लिए लाइफ में, दुनिया में एक चीज याद रखना, ओनली नाम की कोई चीज नहीं होती। हम कभी ये नहीं बोल सकते दिस इज द ओनली थिंग दैट आई लाइक, दिस इज द ओनली टीचर इन द वर्ल्ड, दिस इज द ओनली मूवी दैट आई लाइक इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, या दिस इज द ओनली प्लेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो ओनली कंक्लूजन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इवन ये जो 3 चीजें मैंने लिखी हैं, गवर्नमेंट अगेंस्ट, कंपैरिजन, ओनली, नेवर एग्जिस्ट, तो इन सब चीजों को आपने आगे वाले लेक्चर्स में भी ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ बताइए। देखो, यू ऑल नो कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना? राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिपोज पे। अब कंपनीज अगर डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका कंक्लूजन क्या निकाला गया है कि कुछ शॉपकीपर्स को डिपो हेड बना दिया जाता है, ऐसा ही होता है। तो वही है यहाँ पे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से कंपनी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व देम, द कंज्यूमर दस बिकम अ डिवोटेड बायर। इसका मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबल कंपनीज टेक द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वो ले सकते हैं, यहाँ पे ओनली लिखा है जिस वजह से इस क्वेश्चन को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलिए, multinational fast food chains have reached India with great difficulty, but the Farmers Association are not ready to accept them. What can we conclude? Farmers Association are opposing modernization. क्या वो जो मॉडर्न होने जा रहा है या नई चीजें जो इंडिया में आना चाह रही है उसको अपोज कर रहा है, नवीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। Farmers Association do not wish to enter into competition with the multinationals, or they don't want to get into competition with these brands. क्या होना चाहिए? शुभी कह रही है कि दोनों सही हैं। चलो इस सिनेरियो को अपने ऊपर देखो। गुड सनत। ओके, अब इस पूरे सिनेरियो के अपने ऊपर ले जाओ, आप एक ऑथर बन जाओ,
आपकी कंपनी, आपके घर के आसपास एक मल्टीनेशनल फास्ट फूड की चेन आ चुकी है और आपके कुछ सामान जो है वो सप्लाई होता है मार्केट्स में, ठीक है, उन्हीं फास्ट फूड चेन्स का बाकी जगह पे सामान सप्लाई होता है। तो अब आप क्या कंक्लूड करोगे उन लोगों के आने से, क्या प्रॉब्लम होगी आपको? सोचो, थिंक अबाउट दिस। ये देखने में बहुत इजी लगते हैं, पेपर में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब तक आप इनके क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑथर के हिसाब से नहीं सोचना स्टार्ट करोगे, आपको पेपर में ये सोचना कि मैं करके आई हूँ और बिल्कुल ठीक करके आई हूँ, वो थोड़ा सा गड़बड़ वाला काम है। बताइए जरा क्या हो सकता है। आप आप ना एक फार्मर हो, लेट्स इमेजिन आप अपने आप में एक फार्मर बन जाओ, ठीक है, आप एक फार्मर हो और एक ये एमएनसी आ गई, मल्टीनेशनल फूड फास्ट फूड की कंपनी आ गई, एमएनसी नहीं आ गई, फास्ट फूड की कंपनी आ गई और आपकी कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो जाती थी, आप फार्मर हो तो ऑब्वियसली वेजिटेबल्स ही दोगे। ये आपका एरिया है, यहाँ पे एक मल्टीनेशनल फार्मर फूड्स चेन आ गई, तो यहाँ पे आप जो बाकी के वेंडर्स हैं, बाकी के जो शॉपकीपर्स हैं, उनको सामान दे रहे हो, तो इनके आने से आपको क्या फ़र्क पड़ा बताओ? कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा ना, कि नहीं बढ़ेगा? ऐसा क्यों नहीं सोचते हो आप? अगर वो उनको एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है, फार्मर्स एसोसिएशन है, तो फार्मर एसोसिएशन क्या करती है? सामान सप्लाई करती है। किनको सप्लाई करती है? फूड चेन्स वालों को, और तो किसी को नहीं कर सकती। तो उनके लिए मॉडर्नाइजेशन इज नॉट एन इशू कि कोई चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं, उनके लिए इशू है कि और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, इफ यस देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। In India, more emphasis should be placed on areas such as agriculture, engineering, and technology instead of basic and pure sciences. इन जगहों पे ध्यान देना चाहिए, और इन जगहों पे ध्यान क्यों देना चाहिए? कंक्लूड करो कि इन जगहों पे ध्यान क्यों देना चाहिए। अगर मैं आपसे फर्स्ट कंक्लूजन के बारे में पूछूं तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव कंक्लूजन है? फर्स्ट कंक्लूजन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? जिनका आंसर आता जा रहा है वो बताएंगे मुझे। Why first is not possible? Why we are not including first as a conclusion? पॉजिटिव है। इंडिया ने बेसिक एंड प्योर साइंसेस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, इसलिए अब हमें उस पर एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए। नो पूजा। कंक्लूडिंग विदाउट इंफॉर्मेशन, ओके। ओके, तो हेयर इज अ वर्ड सफिशिएंट प्रोग्रेस। आप मुझे क्वेश्चन में बताओ, आपने कहा कि इंडिया में ज़्यादा एम्फेसिस एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए, बेसिक और प्योर साइंसेस से ज़्यादा। क्यों? क्या आपने कहीं पर बोला कि बेसिक और प्योर साइंसेस का प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब उसको रोक दो? इनके प्रोग्रेस की बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया कि इसको छोड़कर इस पे एम्फेसाइज करो। क्यों करो? हमें नहीं पता, वी डोंट हैव एनी इन्फो, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्यों करना नहीं चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट प्रोग्रेस है या नहीं है, दैट्स नॉट गिवन, तो ये तो हो नहीं सकता। आपको देखो, पता है क्या होता है, ये वर्ड्स होते हैं, आपको मैंने बड़ी बार बोला है कि ये कीवर्ड्स को पकड़ना सीखो।
जब आप ये कीवर्ड्स उठाओगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन द पास्ट द प्रोडक्टिविटी फैक्टर इन इकोनॉमी वाज निग्लेक्टेड, हो सकता है क्या? क्या लगता है? होना चाहिए सेकंड सही। क्या हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है? अगर हमें इन कमिंग years, if we need to focus and emphasize more on agriculture, engineering and technology, does that mean that the productivity factor is affecting uh, in our economy was neglected earlier? Yes, अगर ये neglected थी तभी तो इन चीजों पे emphasize करने को कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। One search study reveals that children's personality can't be understood without a detailed study about their home environment. Teachers as well as parents' role is equally important. Yeah, schools are ignoring the importance of home atmosphere. Easy one. मेरा मुंह सूख गया है, पानी पी लेते हैं। सेकंड में क्यों, सेकंड क्यों नहीं होगा? अब मुझे इसका आंसर करो, बिकॉज आंसर तो हम करना सीख गए हैं, बट जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है वो बताओ। Why second conclusion is not right? Yes, it's a negative conclusion. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो अब हमारे हिंट में एक और चीज ऐड हो गई, नेवर यूज नेगेटिव वर्ड्स। हमें नेगेटिव वर्ड्स किसी के लिए नहीं बोलने, किसी के अगेंस्ट तो बोलना ही नहीं है, पर नेगेटिव वर्ड्स भी नहीं किसी के बारे में बोलने कि वो ऐसा है या गंदा है या जैसा भी है। तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। Okay, let's see others answers also. एक बार जिन्होंने भी आंसर किया है ना, पूजा, सनत, पूनम, सभी आंसर्स को चेक करो अपने। जस्ट चेक योर आंसर्स। ओके, सना जस्ट चेंज्ड हिज आंसर। बाकी लोग भी एक बार ध्यान से पढ़िएगा। वाई सनत, वाई बोथ आर रॉन्ग? क्यों चेंज किया आंसर? ओके, आंसर्स नहीं मैं बता रही, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, गिव मी योर वैलिड रीजंस व्हाई यू थिंक कि ये सही है और ये गलत है, बस इतना बताओ। हाँ, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अग्री किया है टू सैंक्शन मोर नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर इन रूरल एंड अर्बन एरिया टू रिड्यूस द टीचर स्टूडेंट रेशियो।
उन्होंने सिंपल सी बात की कि वो नंबर ऑफ पोस्ट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। यहाँ कह रहा है स्टूडेंट टीचर रेशियो इन अर्बन एरिया इज हायर देन दैट ऑफ रूरल। क्या हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, और जब उसने कुछ कैसा कहा ही नहीं था, उसने सिंपल सा ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है, तो आंसर आएगा नाइदर नॉर। थोड़ा ध्यान दे दो तुम लोग। चलो नेक्स्ट करो सॉल्व। ओके, वाई, अपने अपने रीजंस देंगे सब लोग। वाई डी। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़, एक तो कंपैरिज़न है और दूसरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात हो रही है ना? इस अभी वाली जनरेशन या फिर अभी वाली गवर्नमेंट ने क्या कहा, द सीएम asserted that his government will make full efforts for the upliftment of farmers and rural people। अब नई जो जनरेशन है, जो नई गवर्नमेंट आती है, वो तो कहती है ऐसा, है ना, कि हम अपलिफ्टमेंट के लिए सब कुछ करेंगे। बट वी कांट कंक्लूड कि प्रीवियस गवर्नमेंट हैव नॉट मेड सीरियस एफर्ट्स। दैट इज दैट इज आर assumption। देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मैं तुम लोगों को ये स्टेटमेंट दे दूं ना, अगर तुम पेपर में नहीं बैठे हो एंड तुम्हारी स्टेट की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तुम्हारी फेवरेट गवर्नमेंट आ जाती है, तो आप यही बोलोगे कि पिछली वाली गवर्नमेंट ने ना लोगों के लिए कुछ किया नहीं। जनरली यही स्टेटमेंट्स होती हैं। जनरली व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिक्स एंड हमारी कोई फेवरेट पार्टी आ जाती है, तो वी विल ऑलवेज से दैट प्रीवियस गवर्नमेंट हैवंट डन एनीथिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। ऐसे ही बोला जाता है। बट ध्यान रखना, जब भी आप क्रिटिकल रीजनिंग के 5-6 टॉपिक्स करोगे, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू थिंक लॉजिकली, यू हैव टू थिंक फ्रॉम ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू थिंक और मतलब एक न्यूट्रल होके आपको आंसर करना है। ठीक है, आप किसी एक साइड पर नहीं जा सकते हो। तो आप एफर्ट्स नहीं किए ऐसा नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट विल नॉट मेक फुल एफर्ट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट। अब ये कह रहे हैं कि ये वाली गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, तो ये भी हम नहीं बोल सकते ना। ये कौन बोल रहे हैं, जो पीपल कौन है अगेंस्ट में है, और ये कौन बोल रहे हैं, जो लोग फेवर में है ना? अब देखो, दोनों तरह के लोग हैं, कुछ तो बोलेंगे। वन इज इन फेवर ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड वन इज इन अगेंस्ट। ठीक है, तो अब दोनों के ही आंसर्स हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हमें एज अ कॉमन कंक्लूजन निकाल के चलना है इसका। ठीक है, इस वजह से ये दोनों ही गलत हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। बायस्ड नहीं होना, हमें हमें एक जेनरिक सा आंसर देना है। क्लियर है सभी को ना? इसकी मैं बेसिक सी क्लासेस ही लूंगी अभी। ठीक है, बाकी जो क्लासेस बच जाएंगी वो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद होंगी, हाई लेवल की, इस क्रिटिकल रीजनिंग की। बाकी तो मैंने सारी करवा दी है। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है पूजा जी। ठीक है पूनम। ओके शुभी। हाँ जी, स्वप्निल एंड सनत। Nation X faced growing international opposition for its decision to
Okay, let me check. Nation X faced growing international opposition for its decision to explode 8 nuclear weapons at its test site. ठीक है, कोई एक्स नेशन था, उसको काफी ज्यादा अपोजिशन मिला इंटरनेशनल लेवल पे। आपको पता ही है, अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो तो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो कि अपोज कर सकती हैं। द सिटीजन ऑफ द नेशन फेवर द डिसीजन, तो यहाँ पे इसकी कुछ बात ही नहीं हो रही, सिटीजन का कोई बात नहीं हो रहा। सम पावरफुल कंट्रीज डू नॉट वांट अदर नेशंस टू बिकम एज पावरफुल एज दे आर। यहाँ पे पावरफुल की बात ही नहीं की जा रही है। बेटा एक मिनट रुकना, इसलिए सेकंड भी गलत हो जाएगा, जिस वजह से दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं 1 मिनट में आई। यस, आई वाज ऑन म्यूट। चलो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल करें। बाकी के आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लेना। आंसर में आपको लास्ट में आपको आंसर शीट मिल गई है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो और इनके सारे कंक्लूजन जो हैं वो डिस्कशन कर लेना ग्रुप